हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 3 अगस्त 2020। तो गाइस आज है 3 अगस्त 2020 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और इस द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी क्लिक करोगे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती है मैं अभी आपको बताता हूँ। चलते हैं फिर। सबसे पहले आपको हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, चलते हैं कहाँ क्या क्या यहाँ पर हमारे चैनल पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू यूपीएससी। सबसे पहले आपको डेली द हिंदू एनालिसिस मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। साथ ही साथ आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ मिल जाती है आपको। साथ ही साथ डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। डिजिटल नोट्स यानी कि जितने भी हमारे करंट अफेयर्स प्रेजेंट होते हैं रोज़ न्यूज़पेपर में उसके रिगार्डिंग जितना भी स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन को हम टेलीग्राम पर दे देते हैं ताकि आप स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर से लिंक करना सीख जाएं। ये सबसे मेन चीज़ होती है यूपीएससी में। उसके बाद एनसीईआरटी डेली आंसर राइटिंग स्टैंडर्ड बुक्स फ्री गाइडेंस भी यहाँ पर हमारे चैनल पर प्रोवाइड करी जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। तो गाइज डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले मैं अभी आपको बता दूं जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर क्लिक करके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, एक छोटा सा आप सपोर्ट दिखा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्लिक करना है रेड कलर के बटन को। तो गाइज डू सब्सक्राइब दी चैनल। चलते हैं आगे। सबसे देखते हैं पेज नंबर 1 पे हमारे लिए कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल ये आता है हमारे लिए, पाकिस्तानी बिहाइंड चाइनीज इन्फो वॉर ऑन बॉर्डर स्टैंड ऑफ। यानी कि जो हमारा अभी LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हमारा बॉर्डर इशू चल रहा था चाइना से, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू चल रहा था उसके पीछे पाकिस्तानीज हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आर्टिकल में कहा जा रहा है। वो पता कैसे चला है आप देखोगे। जो इंडिया चाइना का बॉर्डर टेंशन है ये स्टार्ट हुआ था मई में। फिर उसके बाद आप देखोगे पूरा जून वो ऐसे ही चलता रहा। 15 जून को यहाँ पे सिचुएशन ऐसे बन के आई कि यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह भी मारे गए, इंडियन सोल्जर्स जो हैं 15 सोल्जर्स भी मारे गए, 20 सोल्जर्स मारे गए 15 जून को, है ना। ये भी सिचुएशन बन के आई। फिर उसके बाद जो है फेसबुक यूट्यूब सब जगह यहाँ पर जो है इसी के बारे में बातें चल रही थी, इसी चीज़ के बारे में जो ये हमारा इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर। फिर उसके बाद बात क्या होती है, जो डिस इन्फॉर्मेशन फ्लोड हुई है दोनों तरफ से। एक सेकंड गाइस, ठीक है। जो डिस इन्फॉर्मेशन यानी कि उसी जब डिस्प्यूट के बीच में कुछ डिस इन्फॉर्मेशन भी फ्लो हुई है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अभी आप देखोगे, बट व्हाट वाज नो अननोन टू कंज्यूमर्स ऑफ द पोस्ट बाय चाइनीज। यानी कि अभी देखोगे आप एक चीज़ क्या है यहाँ पर बताई जा रही है, जो चाइनीज़ सोशल मीडिया यूज़र्स थे, ठीक है, यानी कि जो चाइना की तरफ से जो भी यहाँ सारी चीज़ें जो है बताई जा रही थी सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही थी, जो चाइनीज़ सोशल मीडिया यूज़र्स थे वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो जो अकाउंट थे वो चाइना बेस्ड यहाँ पे बताया जा रहा है यूज़र्स के थे, लेकिन ये जो अकाउंट्स थे वो एक्चुअली पाकिस्तानी अकाउंट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर बस खाली इतना सही बताया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट आप एक आइडिया रख सकते हो कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बन के आ रही है। क्योंकि कभी भी अगर ये आर्टिकल आया है, अगर ये सच्चाई हुई तो कभी भी इसके ऊपर एक बड़ा आर्टिकल यानी एडिटोरियल आ सकता है। तो आपको एक अभी ओवरव्यू आपको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ चलते हैं अभी आगे। आता है हमारा ये वाला आर्टिकल, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। आर्टिकल में हमने आर्टिकल के अंदर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढी है जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे यूपीएससी के लिए। वो है हमारे लिए हूच, ठीक है। अभी हूच ट्रेजेडी देखी गई है पंजाब में, चंडीगढ़ में। हुआ क्या है, ये हूच होती क्या है, जो ये गलत तरीके से जो शराब वगैरह बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, उसकी वजह से डेथ बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं, काफ़ी साल पहले से देखते हुए आ रहे हैं। और अभी भी ये सिचुएशन बन के आई है क्या, क्लोज टू 100 यानी कि 100 के आसपास लोग जो हैं वो इसी को हूच को पीकर मर चुके हैं। हूच यहाँ पर एक गलत तरीके से बनाई गई शराब होती है। मैं अभी आपको हूच के बारे में बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो चलते हैं टेलीग्राम पर। अब यहाँ पर आप देखोगे करंट अफेयर में हूच आ गया, है ना। अब जब तक आपको इसका स्टैटिक पोर्शन नहीं पता होगा हूच क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो यू विल नॉट बी एबल टू टैकल एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हूच। यानी कि फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। अभी मैं आपको बताता हूँ हूच है क्या, इसके बारे में ऑल अबाउट इट। अल्कोहल, पहले देखो हम एक चीज़ जान लेते हैं, अल्कोहल
एक शराब क्या होती है? अल्कोहल। अल्कोहलिक बिवरेजेस जो होते हैं ये किस चीज कैसे बनते हैं? फर्मेंटेशन करी जाती है, उफाल करा जाता है, किसमें उफाल लाया जाता है? शुगरी और स्टार्ची सब्सटेंसेस में। फिर उसके बाद वहाँ पर उसको डिस्टिलेशन करा जाता है, छाना जाता है, मतलब एक तरफ से सेपरेट करा जाता है। और यहाँ पर ताकि इसलिए करा जाता है सेपरेट, ताकि जो अल्कोहल है हमारा, अल्कोहल का कंसंट्रेशन जो है हम लोग इंक्रीज कर सकें। ठीक है। अब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रह जाता है इस पूरे में वो है हमारा इथाइल अल्कोहल और इथानॉल। अब याद रखना, अल्कोहल में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल और इथानॉल, यहाँ पर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट रह जाता है पूरी अल्कोहल में। ठीक है। और यहाँ पर ये बॉडी को हार्म भी नहीं पहुंचाता है। बट अब जो हूच की बात करें, इलिसिट लिकर की बात होती है, यहाँ पर जो अवैध तरीके से शराब बनाई जाती है उसे कहते हैं हम लोग हूच। अब कोई भी यहाँ पे अल्कोहलिक बिवरेज जो कि अनलाइसेंस्ड कंडीशन में बनाई जाती है, ठीक है, जहां पर कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है, कोई लाइसेंसिंग वगैरह नहीं है, एक आप समझते हो गैर तरीके से बनाई जा रही है, ठीक है, उसे हम लोग इलिसिट लिकर कहते हैं। यूजुअली यहाँ पर गलत सलत उल्टे सीधे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करा जाता है जो कि अदर केमिकल्स की तरह, अदर केमिकल्स के साथ मिलने के बाद वो एक जहर की तरह बन जाते हैं, स्पाइक कर जाते हैं कुछ केमिकल्स के मिलने के साथ। अब यहाँ पे देखोगे आप, जो टर्म हूच है ये पॉपुलर कब से हुई? पॉपुलर हुई ये स्लैंग फॉर इलिसिट लिकर, यानी कि एक ऐसा ही वहाँ पे आप देखोगे एक स्लैंग वर्ड यूज करने लगे इलिसिट लिकर का, अपोजिशन सब्स्टिट्यूट वर्ड आप सोच लो कि ये हूच हम लोग इस्तेमाल करने लगे। अब जो ओरिजिन हुआ था हूच वर्ड, इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना, ओरिजिन हुआ था हूच वर्ड, ये कहा जाता है हुचिनो इंडियंस ऑफ अलास्का, यानी अलास्का में जो हुचिनो इंडियंस थे वहां से यहाँ पर ये वर्ड आया है। नाउ अब यहाँ पर इसको जो हूच है इसे पॉइजनस क्यों बना देती है? अब यहाँ पे देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी बन सकता है, यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है। कि अब ये हूच है, हूच को जो हमारी हूच होती है वो पॉइजनस कैसे बन जाती है? ठीक है। क्या चीज़ उसे पॉइजनस बना देती है? इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है हमारे लिए। सबसे पहले हम देखें अंडर अनरेगुलेटेड कंडीशंस, यहाँ पे ऐसी उल्टी सीधी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखें तो जो मिथानॉल और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, वो जो होती अल्कोहल में थी, याद रखना मैं अभी आपको यहीं से बता रहा हूँ, जो अल्कोहल में थी वो इथाइल थी। ठीक है। वो इथाइल थी, ई था वो, इथाइल और इथानॉल, और यहाँ पर क्या बन जाता है? वो मिथानॉल और मिथाइल। ठीक है। मिथानॉल और मिथाइल अल्कोहल जो है प्रोड्यूस हो जाती है इथानॉल के साथ मिलने के बाद, क्योंकि यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं। समटाइम्स जो देखें इंडस्ट्रियल मिथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर आप देखोगे जो मिक्सचर होता है इथानॉल और मिथानॉल, यानी कि मिथानॉल के साथ यहाँ पर इथानॉल मिलाकर यहाँ पे ये लोग क्या कर देते हैं, जो शराब बनाने वाला होता है, ब्रूअर्स होता है, वो शराब को बना देता है दोनों को मिक्स करने के बाद। जो अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, जो मिथाइल अल्कोहल है, यानी कि जो मिथाइल हो गया, वो काफ़ी हद तक जो है वो जहर की तरह होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये लोग उसी को ही मिला के जो है शराब बना रहे हैं। वो जो क्या होता है, जहर की तरह होता है। जो 10 ml, अगर हम 10 ml मिथानॉल को देखें, 10 ml मिथाइल अल्कोहल को देखें, तो वो यहाँ पर अंधा कर सकती है। और 30 ml देखें तो वो यहाँ पर डेथ बना सकती है, यहाँ पर किसी की भी जान ले सकती है विद इन 10 to 30 आवर्स, 10 से 30 घंटे में किसी की भी जान ले सकती है। ओके। लेकिन हालांकि यहाँ पर बात यह है कि जो मिथाइल है हमारी, वो इथाइल की तरह लगती है, यानी कि शराब की तरह लगती है, बट यहाँ पर उसका जो कंपोजिशन है वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? अगर यहाँ पर ऐसा है कुछ तो ट्रीटमेंट भी है। इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ फॉर्मपिजोल यहाँ पे यूज करे जाते हैं एंटीडोट्स की तरह। ठीक है। उसके बाद एडवांस ट्रीटमेंट का यहाँ पर एक देखोगे, एडवांस ट्रीटमेंट वो क्या है? हाइमोडायलिसिस है, जो कि रिमूव कर देता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपनी ब्लड स्ट्रीम से, जो हमारे खून में जहर की तरह जो सब्सटेंसेस जो है और फ्लो कर रहे हैं उनको रिमूव कर देता है हाइमोडायलिसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका सब हमने हूच के बारे में कवर कर लिया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट था, ये छुपी हुई चीज़ थी, हमने छुपी हुई चीज़ को निकालना ही हमारा काम है। ठीक है। तो चलते हैं आगे पेज नंबर 2 पर। कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, पेज नंबर 3 पर भी नहीं है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 4 पर। आपके लिए क्वेश्चन है, आपकी रगो रगो में बस क्या होगा सीबीआई के बारे में? ठीक है। आंख बंद करके या कैसे भी आप लोग बता दोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं काफ़ी बार सीबीआई के बारे में पूछ चुका हूँ। तो सीबीआई के बारे में आज फिर आप लोग बताओगे, सीबीआई की फुल फॉर्म। ठीक है। और सीबीआई कब फॉर्म हुई थी, साथ ही साथ यहाँ पर सीबीआई का यहाँ पर आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है। आप यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बताओगे इसके बारे में, सीबीआई के बारे में, ताकि आपको और चीज़ें जो हैं बार बार आप रिवाइज करोगे तो क्लियर रहेंगी। पेज नंबर 5 पर आए तो कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ पेज नंबर 6 पे आते हैं, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पूरा का पूरा एंटायर न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पर पूरा न्यूज़पेपर कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला आर्टिकल देखें, रिबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस रिवाइव द इकॉनमी। यानी कि देखो अब बात क्या हो रही है, जो पेंडेमिक को चलकर ये सिचुएशन जो चल रही है, पेंडेमिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। इकॉनमिक बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, इकोनॉमी की हालत जो है वो आप देख सकते हो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो बात क्या हो रही है,
इकोनॉमी को हम अपनी जो अर्थशास्त्र है उसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं, दोबारा जीवित कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आर्टिकल देखोगे आप, ये आर्टिकल एज इट इज लिखा हुआ है। अब मैं इस आर्टिकल को पूरा का पूरा एक आंसर राइटिंग फॉर्म में समझाने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आंसर, अगर ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है वैसे भी, और आपको इसके ऊपर आंसर भी लिखना है। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट अ आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर कैसे लिखना है। और अब देखोगे ये जो कैश सपोर्ट और ये सारी चीज़ें मैंने अपने स्टैटिक पोर्शन में डाल रखी हैं वहाँ पर ही, और ये हम यहाँ से कवर करेंगे। जरी सी चीज़ है। तो चलते हैं वापस अपने टेलीग्राम के ऊपर। तो फिर टेलीग्राम पे यहाँ पे मैंने जो है पोस्ट कर दी हैं चीज़ें। अभी आप देखोगे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आज हमें डिस्कस करनी है। देखें तो सबसे पहले आता है हमारा GS3 में ये वाला टॉपिक कि हम लोग इकॉनमी को रिवाइव कैसे करें। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, व्हाट 8 स्टेप्स आई स्टेट शुड डू इमीजिएटली इन फिजिकल टर्म्स। यानी कि क्या स्टेप्स उठाने चाहिए किसी स्टेट को कि इकॉनमी जो है, अर्थशास्त्र है, उसको वापस रिवाइव कैसे करा जाए, और लिवलीहुड्स है उसको कैसे सपोर्ट करा जाए। इसके बारे में आप इल्यूसिडेट करें, ठीक है, आप बताएंगे, और अब मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करके बताने वाला हूँ। और जो आंसर है आपका, वो आप आंसर लिखकर मुझे इंस्टाग्राम पर जो है सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझसे मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं। दीपक यादव नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, और अपनी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, बिल्कुल फ्री गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड टू यूपीएससी, आप यहाँ पर आकर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप बता सकते हैं, मैं सबकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व आउट कर देता हूँ। और हालांकि जैसे कि आंसर्स होते हैं, मैं अच्छे अच्छे आंसर्स टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, कल का आंसर में भी मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया था। तो आप अच्छा अच्छा आंसर लिखिए, मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला आर्टिकल। सबसे पहले इकॉनमी को रिवाइव कैसे करें, GS3 में आएगा हमारा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या उठा सकते हैं, फूड और कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, यानी कि फूड को दे सकते हैं और कैश भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो इमीडिएट नीड है, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि फ्री फूड दिया जाए और कैश ट्रांसफर करा जाए जिनके पास यहाँ पर इनकम लेस लोग हैं, जिनके पास पैसा वगैरह नहीं है। उसके बाद जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको 7,000 रुपये महीना दिया जाए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने तक 7,000 रुपये दिया जाए। साथ ही साथ 10 किलो यहाँ पे फ्री फूड ग्रेन्स दिए जाएँ हर महीने फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने तक। उसके बाद आप देखोगे इज लाइकली टू कॉस्ट अराउंड 3% ऑफ आर GDP। यहाँ पर कितना पैसा लगेगा, हमारी कंट्री की 3% GDP लगेगा, तो हम इतना कर सकते हैं। तो वी शुड टेक दिस स्टेप, ओके। उसके बाद यहाँ पर अब बात हो रही है, दिस कुड बी फाइनेंस्ड इमीडिएटली। यहाँ पे जो चीज़ें हैं इनको फाइनेंस करना चाहिए। और फाइनेंस कौन कर सकती है, एक हमारी बॉडी है, बॉडी क्या बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अपेक्स बैंक है, ठीक है, ये पैसा दे सकती है। उसके बाद जो ये रिक्वायर्ड कैश होगा, फूड्स होगा, ये यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, हैंड ओवर करेंगे, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जितने भी एक्चुअल ट्रांसफर्स हैं वो कर सके, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बांट सके। यानी कि सेंट्रल और स्टेट को मिलकर चलना पड़ेगा। ये स्टेप हम काफ़ी बार कवर कर चुके हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर अभी बात क्या, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, पुटिंग मनी इन द हैंड्स ऑफ द पुअर, यानी कि जो भी हमारे पुअर हैं उनके अगर हम हाथ में पैसा देते हैं, हम लोग अगर कैश को प्रोवाइड कराते हैं, कैश ट्रांसफर करते हैं, तो होगा क्या, उनके पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। क्यों, पैसा आएगा तो वो मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाएंगे, ठीक है। अब डिमांड बढ़ जाएगी, अब डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि अब जब इंडस्ट्रीज वगैरह चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी तो वहाँ पर लेबर्स वगैरह भी हायर होंगे। तो आप देख सकते हैं, यानी कि ज़रा सी चीज़ यहाँ पर ज़रा से स्टेप काफ़ी बड़ा चेंज ला सकती है। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या उठा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं जो हमारी मनरेगा है। मनरेगा क्या है, हमारी बॉडी है, स्कीम है, एक्ट है, कुछ भी कह सकते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यहाँ पर कह लो, या फिर गारंटी एक्ट कह लो। अब यहाँ पर ये है कि इसकी मरम्मत करी जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, उसको रिपेयर करा जाए, ताकि हम लोग क्या कर सकें, आराम से ये जो सिचुएशन है उससे निपट सकें। सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप उठा सकते हैं, मनरेगा से रिलेटेड जो इसका एम्बिट है, एम्बिशन है, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका ये है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के साथ साथ जो वेज वगैरह है ये भी हम लोग इमीडिएटली पे कर सकते हैं, मजदूरी वगैरह एकदम दे सकते हैं। उसके बाद लिमिटलेस वर्क प्रोवाइड करा सकते हैं अंडर दी मनरेगा। लिमिटलेस वर्क यानी कि 100 दिन तक यहाँ पर हम लोग काम वगैरह दे सकते हैं इन लोगों को, ठीक है, वर्कर्स वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पर रूरल ग्रोथ में काम कर सकते हैं। जो परमिसिबल वर्क मस्ट इंक्लूड नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है, हम लोग रूरल एंटरप्राइज के ऊपर वर्क इन रूरल एंटरप्राइज भी यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। अब रूरल एंटरप्राइज जो हमारे गांव वगैरह में जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए।
उसके बाद क्रेडिट फ्लो की बात हो रही है, जो पब्लिक बैंक्स हैं वो क्रेडिट वगैरह, जो उधार वगैरह या फिर लोन्स वगैरह या फिर पैसा वगैरह प्रोवाइड करा सकती हैं। उसके बाद सस्टेनेबल लोकल मार्केट। अब देखो जितने यहाँ पे अनसस्टेनेबिलिटी चल रही है, तो अनसस्टेनेबिलिटी जैसे चलती हुई आ रही है, उसके लिए हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, पैसा वगैरह अगर आएगा तो यहाँ पर हमें कुछ सुधार दिखता हुआ से सुधार मिलता हुआ दिख सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक बूस्ट की बात हो रही है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ग्रोथ का होम मार्केट इज एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ठीक है, जो कि मोस्ट अर्जेंटली बूस्ट करनी चाहिए। अब एग्रीकल्चरल ग्रोथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर में यहाँ पे लोग जो है क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब जब एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को उसको ही बूस्टअप करना पड़ेगा ताकि जो हमारी अर्थशास्त्र है वो भी बूस्टअप हो सके। उसके बाद यहाँ पर फिर से बात आती है मनरेगा किस तरीके से इस्तेमाल करी जा सकती है। अभी तो वो तो हमने बात कर ली क्या क्या वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जो हमारा ये एक्ट है, जो स्कीम है, हम उसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो मनरेगा है वो किस तरीके से इस्तेमाल करी जा सकती है। सबसे पहले वेजेस वगैरह, जो मजदूरी वगैरह है वो पे कर सकते हैं हम लोग, दे सकते हैं लैंड डेवलपमेंट के लिए, फार्म वर्क के लिए। जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग इन सारी मजदूरी वगैरह दे सकते हैं ताकि वो लोग ये सारे काम कर सकें। उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट के अलावा जो रिम्यूनरेशन है, रिम्यूनरेशन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी दिया जा सकता है। जो उनकी सैलरी वगैरह है वो सारी चीज़ें, जो पैसा वगैरह एक तरीके से उनको दिया जा सके ताकि उन्हें सपोर्ट दिया जा सके। उसके बाद सब्सिडाइज्ड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक है, सब्सिडीज वगैरह दी जाएं, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। इनपुट सब्सिडीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनयूज लैंड्स, यानी कि जितने भी यहाँ पर आप देखोगे अनयूज लैंड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया होता है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए। अब उसके बाद देखोगे जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है इन टर्न कैन प्रोमोट रूरल एंटरप्राइज। यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ जो हमारे गांव वगैरह की ये सारी चीज़ें हैं उनको प्रोमोट कर सकती है, क्योंकि गांव वगैरह में सबसे ज़्यादा जो है करी जाती है, सबसे ज़्यादा जो लोग किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो है हमारी एग्रीकल्चर। ओके, उसके बाद आप देखोगे अर्बन फोकस की बात करें। अब शहर में आते हैं हम लोग, शहरों में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लोग रिवाइव कर सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी भी रिवाइव हो। अब सबसे पहले हम देखें अर्बन रिवाइवल फोकस। इन अर्बन एरियाज यहाँ पे एब्सोल्युटली एसेंशियल रहेगा जो एमएसएमईज होते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उनको रिवाइव करा जाए, उनके ऊपर ध्यान जाए। कैश लिक्विडिटी हो, वास्ट नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पे टाउन्स वगैरह में रहते हैं, उनको इनकम वगैरह प्रोवाइड कराई जाए, उनको कैश वगैरह दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जितने भी अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अर्बन के लिए यहाँ पे जो अर्बन एरियाज हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट के लिए रिलेटेड जो प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। जो बेस्ट वे है, जो ये प्रॉब्लम्स हम ओवरकम कर सकते हैं, वो है हमारे इन प्रोग्राम्स वगैरह को क्या है लागू करने के बाद। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज, जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं मस्ट टेक चार्ज ऑफ दिस प्रोग्राम। यहाँ पे लोकल बॉडीज यहाँ पे इसका चार्ज ले सकती हैं। उसके बाद आप देखोगे प्राइम फोकस, हम लोग देखिए जो प्राइम फोकस है पूरा का पूरा वो क्या है, इट शुड इमिजिनेटिवली ऑल्सो इंक्लूड केयर वर्क। यहाँ पे केयर वर्क का भी ध्यान देना है। जो डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है, अपाहिज लोग हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना है। एलिंग पर्सन है उनके ऊपर भी ध्यान देना है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़, पब्लिक सर्विस और जो कि स्लम एरियाज़ में है उन सब के ऊपर भी अगर हम ध्यान देंगे तो हम इकॉनमी को ग्रो कर सकते हैं, ऑब्वियस। उसके बाद जो नॉर्म्स वगैरह हैं उनको हम ईज कर सकते हैं, जैसे कि लेबर लॉज वगैरह हैं उनको ईज कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी इकॉनमी ग्रो होती हुई दिख सकती है हम लोगों को। नाउ हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। अब आपको लिए क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर लिखकर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंड कर सकते हो। नाउ अभी चलते हैं हम लोग अपने आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक और सॉल्यूशन क्या दिया गया है, किस तरीके से हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। हालांकि जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हमने ये सब अभी हमने मनरेगा वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये बचती है, जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट है, उसे पैसा बोरो कर लेना चाहिए। पैसा बोरो किससे कर लेना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक से, ताकि हम लोग और ज़्यादा पैसा होगा कंट्री के पास तो सिचुएशन और ज़्यादा अच्छी तरीके से निपटाई जा सकती है, ठीक है। तो अब आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन लॉज। अब यहाँ पर ये क्या है, हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी। हमारे सबसे पहले कितने यहाँ पर कोर सेक्टर हैं, कोर सेक्टर की बात हो रही है। बात क्या हो रही है, जो इकॉनमी है वो हमारी थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट ऑफ यहाँ पर रिकवर हो रही है। अब रिकवर किस किस रूप में हो रही है, कल हमने इसके बारे में डिस्कस करा था, याद होगा सबको। अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, एकदम फ्रंट पेज पे हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारे पास 8 कोर सेक्टर हैं, ठीक है, 8 कोर सेक्टर हैं। अब वो कोर सेक्टर कौन कौन से हैं आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोर सेक्टर कौन कौन सा, सबसे पहले हमारा कोल सेक्टर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील। उसके बाद आप देखोगे, एक सेकेंड, उसके बाद देखोगे सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। अब ये सब जो है डाउन चल रही थी, अब यहाँ पे देखोगे कितने कितने परसेंट से डाउन है, ये सब इसके बारे में बताया है।
ये हम लोग को एक इतना ये डेटा याद नहीं रखना है, क्योंकि डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इतने इतने परसेंट जो है डाउन हुई। लेकिन अभी हमने कल बात करी थी जो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, जो खाद वाली इंडस्ट्री है उसमें स्लाइटली जो है इंक्रीज हुआ है, लिटिल बिट ऑफ इंक्रीमेंट देखा गया है। आप देखोगे जो 4.2% था वो 7.5% हो चुका है मई में, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट 14% हायर हो चुका है। और यहाँ पे मानसून सीजन को लेकर बात हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, इसके बारे में कल भी बात करी थी हमने। तो बस खाली आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, कितने कोर सेक्टर हैं हमारे, ठीक है, हमारी कंट्री में कितने कोर सेक्टर है उसके बारे में ध्यान रखना है आप लोग। मैंने पूरे के पूरे 8 कोर सेक्टर्स बता दिए। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, पेज नंबर 7 के ऊपर, क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है इतने। पेज नंबर 7 में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। ठीक है, फिर से वही वाली बात आने वाली है। कल भी हमने डिस्कस किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, परसों भी डिस्कस किया और उसके पहले भी डिस्कस किया। जब से आई है तब से हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो रेगुलर न्यूज़ में है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, साथ ही साथ उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी बात करने वाले हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये वाली प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ से उठाकर वहीं वहीं पर टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिए हैं, ताकि आपको एक इंटीग्रेटेड मिल जाए, बिल्कुल एक आपको इंटीग्रेटेड आंसर मिल जाए। आप देखोगे जो एजुकेशन पॉलिसी इसके बारे में बता दिया मैंने, और न्यूज़पेपर में से जो चीज़ें हैं वो निकाल के मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर, यानी कि आपको एक साथ ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो आपको जो है तकलीफ ना हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना हो। नाउ ये आता है हमारा जीएस पेपर 2 में, ये वाला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और जो यूपीएससी की तरफ से गिवन टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा करंट अफेयर क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे लेकर आई है इस पॉलिसी को। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ क्या देखोगे कि जो हमारी ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी के साथ पॉलिसी के आने के साथ साथ यहाँ पर एक बॉडी है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका नाम भी बदल दिया गया है, इसका नाम दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, नाउ अभी हम बात करें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, पहले 2 बार आ चुकी है कंट्री में, 1968 और 1986 में पहले भी आ चुकी है। यहाँ पर बात करी जा रही है स्कूल एजुकेशन की। तो बात करें सबसे पहले जो पर्पस क्या है इसका, जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। अब व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, ये होता है कि यहाँ पर एक स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जिसमें ये पता चल जाता है कि कंट्री के यहाँ पर कितने लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, कितने लोग स्कूल में हैं। ठीक है, ये डेटा हमारे सब कुछ बताता है, इससे पता चलता है कि कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 100% अचीव करने की बात हो रही है 2030 तक। उसके बाद आप देखोगे जो अभी हमारे पास सिस्टम क्या था, अभी 10+2 का सिस्टम था, सबको पता होगा। अब 10+2 का सिस्टम हट गया है, अब आ गया है 5+3+3+4। अब ये सिस्टम बहुतों को समझ में नहीं आया है, तो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। अब ये 10+2 वाला सिस्टम था अभी हमारे पास, अब यहाँ पे 5+3+3+4 वाला आ गया है। यानी कि अभी आप तक क्लास फर्स्ट से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से लेके 10 तक आप यहाँ पे ये पढ़ते थे। एज 6 से लेके 16 तक की उम्र होती थी। उसके बाद 16 से 18 तक की उम्र होती थी, यहाँ पे 10 और 12 करते थे। नाउ अब यहाँ पे जो 5 साल तक आप यहाँ पर अपनी क्लास नर्सरी से लेकर, जिसमें 3 साल क्लास नर्सरी से लेकर, जिसमें 3 साल आप क्या करोगे, ये आप देख सकते हैं, 3 साल जो है हमारा रहेगा आंगनवाड़ी वाला काम। ठीक है, जो प्री स्कूलिंग रहेगी, 3 साल प्री स्कूलिंग होगी बच्चे की, फिर उसके बाद 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ेगा। उसके बाद 3 साल जो बाकी होंगे उसमें 3 से 5 साल यहाँ पर 3 से लेके 5वीं क्लास तक आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बाकी 3 साल, यानी कि जब एज होगी उसकी किसी बच्चे की 6 से लेके 8, ठीक है, 6 साल से लेकर 8 साल का होगा, तो वो यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी, 6 एज होगी 11 से लेकर 14 साल तक, तो वो कौन सी क्लास में होगा, 6 से लेके 8th क्लास में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 4 साल, यहाँ पे 3+, यहाँ पे हो गया हमारा 3+3+2+, एक सेकेंड गाइस, यार वीडियो रुकने लगती है कभी कभी तो गुस्सा आने लगता है। तो चलो मैं भी आपको बताता हूँ सिस्टम है क्या। 5+3+3+4, यानी कि पहले जो 5 होगा यहाँ पे, जो फर्स्ट से आप देखोगे नर्सरी से लेकर सेकंड तक पढ़ना हो गया। उसके बाद जो बाकी होगी क्लास जो हमारी, वो 3 साल, फिर 3 साल, फिर यहाँ पे 4 साल जो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो क्लास 9 से लेकर 12 तक हमारे लास्ट 4 ईयर में इंक्लूड करा गया है ना, इसलिए कि अब आपके पास 8th क्लास से, क्लास 9 से लेकर ही आपके पास चॉइस है, क्लास 9, 10, 11, 12, 4 साल में आपके पास चॉइस है, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, अभी हम कहाँ थे उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अपने वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सिस्टम जो है अब यहाँ पर ये आ गया है। उसके बाद अभी हम देखें तो जो यहाँ पर क्या हो गया है, देखो 12 साल की स्कूलिंग तो होगी, साथ में 3 साल की आंगनवाड़ी यानी प्री स्कूलिंग भी कराई जाएगी। क्लास 10th और 12th के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन उनको इजी कर दिया जाएगा, और यहाँ पे चीज़ों को मेमोराइज फैक्ट्स बताया जाएगा, यानी कि चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, मेमोराइज कर लो। उसके बाद
स्कूल गवर्नेंस जो है वो यहाँ पे चेंज होंगे, और ये जो चीज़ें हैं ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के लिए, यानी कि पब्लिक और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स, दोनों ही स्कूल्स के लिए हैं, या ना कि यहाँ पर किसी एक के लिए है। ये जो हमारे पूरी की पूरी पॉलिसी है। उसके बाद यहाँ पर इसका एक और क्या यहाँ पर फंडा है कि जोर देना, एम्फेसिस करना किस चीज़ के ऊपर, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर, यानी बच्चे की मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर शुरू से ही लेकर काम करना। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन जो है ये भी स्टार्ट करी जा सकती है। क्लास 6 से जो हमारे किसी को गाने वाने का शौक है तो वो यहाँ पर वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसके बाद आप देखोगे जो टीचिंग है क्लास 5 तक, यानी कि 5वीं क्लास तक जो है टीचिंग करी जाएगी वो मदर टंग में ही करी जाएगी, यानी जो भी भाषा होगी वहाँ की किसी भी लोकल एरिया की उसी भाषा में करी जाएगी, कोई दूसरी भाषा इम्पोज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके। उसके बाद आप देखोगे जो न्यू कॉम्प्रहेंसिव हमारी एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ पे ये बॉडी है, ये मिक्सअप हो गई है इन दोनों के साथ, ठीक है, एनसीटीई और एनसीईआरटी के साथ। अब बात क्या हो रही है, जो 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन हो जाएगी टीचिंग की, वो 4 साल इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगा। जो बीएड डिग्री होगी हमारी 4 साल की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो हमारा एम है, हमारा पर्पस है उसको अचीव करना 50% 2035 तक, ठीक है। और अभी इस टाइम कितना है, अभी हमारा 26.3% है। उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो है विद अ फ्लेक्सिबल करिकुलम, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट होने वाले हैं, कोर्सेज होने वाले हैं, वो 3 से 4 साल के होंगे। उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। आप बार बार एडमिशन ले सकते हैं और बीच में छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जो एमफिल कोर्सेज है उसको हटा दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पीएचडी लेवल हमारा वैसा का वैसा ही चलेगा। उसके बाद बैंक ऑफ क्रेडिट्स वगैरह को एस्टेब्लिश करने की बात करी जा रही है, ताकि हम लोग ट्रांसफर क्रेडिट्स वगैरह हैं उनको ट्रांसफर करा जा सके। उसके बाद जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह और रिसर्च रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके ऊपर भी काम करने को कहा जा रहा है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी बातें हैं। अब और क्या चीज़ें आप देखोगे, इसके ऊपर और क्या ध्यान दिया गया है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने कैंपसेस इंडिया में सेटअप कर सकती हैं, इसके ऊपर भी ये पॉलिसी बताती है बातें। उसके बाद ये एम्फेसाइज करती है सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड, साथ ही साथ स्पेसिफिक एजुकेशन जोन्स। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे डिसएडवांटेज रीजन्स और ग्रुप्स, इन सबको भी यहाँ पर जो है चीज़ों को प्रोवाइड करी जाएगी, इन सबको भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो डिसएडवांटेजेस रीजन्स वगैरह हैं। उसके बाद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन और प्रकृत, जो भी यहाँ पर ये ट्रांसलेशन है, इनको भी सेटअप करा जाएगा। उसके बाद ये भी बात कही गई है, एम करा जा रहा है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में वो इंक्रीज करा जाएगा, यानी अभी बहुत कम है, अभी 4.6% है और 6% तक की यहाँ पे बात कही जा रही है, 6% तक हम लोग अचीव करेंगे। नाउ अभी इंडिया में एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का यहाँ पर अभी क्या प्लेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके बारे में बात करें, संविधान के माध्यम से बात करें, जो हमारा पार्ट नंबर 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F क्या कहता है, जो एजुकेशन है वो इक्विटेबल होनी चाहिए और एक्सेसिबल होनी चाहिए, इक्वली एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट आता है, जो हमारे संविधान का 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में। उसने क्या चेंज करे, जो स्टेट से जो एजुकेशन है उसे स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने प्रोवाइड करा ब्रॉड डायरेक्शन, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इट, यानी कि जितने भी डायरेक्शंस हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो सब क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो अप करेगी। फिर उसके बाद 86 अमेंडमेंट आया 2002 में, इसने क्या बोला, जो एजुकेशन है उसको राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21A में, यानी कि एजुकेशन अब हर किसी का हक है। फिर उसके रिलेटेड लॉज निकले, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का यहाँ पे एम करता है, जो प्राइमरी एजुकेशन है सारे चिल्ड्रंस के लिए 6 से लेकर 14 साल तक, ये इन्फोर्स करती है एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल राइट हो जाता है पर्सन का कि उसे एजुकेशन लेनी ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिसएडवांटेज रीजन है, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया है, और 25% रिजर्वेशन को यहाँ पे बैंडेड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे सारी चीज देख सकते हो। आप इस पॉलिसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं जो कि आर्टिकल में डिस्कस करी गई हैं हमारे, तो व्हाट आर दी प्रोपोजल्स और स्टेटमेंट्स दैट वर एम्फेटिकली मेड इन द ड्राफ्ट, यानी कि जो ड्राफ्ट था, पहले ड्राफ्ट आता है उसके बाद पॉलिसी बनी, जो ड्राफ्ट था उसमें तो मेंशन थी, बट जो पॉलिसी है, पॉलिसी में यहाँ पर ये सारी चीजें मेंशन नहीं थी। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये बंद होंगे, ये ड्राफ्ट में प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, पॉलिसी में प्रेजेंट नहीं है, ये पॉलिसी ने नहीं बताया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी जो ट्यूशंस वगैरह होगा ये सारे बंद कर दिए जाएं। उसका सेकंड जो है, ड्राफ्ट पॉलिसी जो है प्रॉमिस करती है डबलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को डबल करने की बात कही गई थी, ठीक है।
जो हमारा 10% इस समय उसे 20% करने की बात कही गई थी ड्राफ्ट में, लेकिन जो पॉलिसी निकल के आया उसमें क्या कहा गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीडी के ऊपर ध्यान दिया गया। जीडीपी को जो है हमारा 6% जीडीपी हम लोग देंगे एजुकेशन के सेक्टर में। उसके बाद कुछ अदर रिकमेंडेशंस क्या बताती हैं यहाँ पर, दूसरी चीज क्या बताई गई है प्रॉब्लम, बात यहाँ पर क्या कही जा रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी नेशनल लेवल पे ध्यान दे रहे हैं हम लोगों को, स्टेट लेवल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे फुल रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स के बारे में नहीं बताया कि जो टीचर्स हैं वो कैसे रिक्रूट वगैरह करे जाएंगे, उनको जॉब वगैरह कैसे दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे हमने डिस्कस कर लिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये, पेरेंट्स जो है फर्स्ट और नेचुरल ट्यूटर होते हैं, जिन जो लो इनकम पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो पेरेंट्स होते हैं माँ बाप होते हैं वो पहले हमारे टीचर होते हैं। और उसके बाद जो लो इनकम पेरेंट्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, कैन गेटिंग स्टार्ट मोर इन्वॉल्व इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वॉल्वमेंट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों को यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती है इन सारी चीज़ों के बारे में, तो वो यहाँ पर एडमिशन करा देते हैं प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में। अभी आप देखोगे एट प्रेजेंट जो 30% ऑफ लो इनकम पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को ईसीसी इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजते। ईसीसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं अभी आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, अभी यहाँ पर मैं डालना भूल गया हूँ, मैं आपको कल समझा दूंगा पक्का ईसीसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ओके, तो यहाँ पर कुछ जो है इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन जो 30% ऑफ लो इनकम है, यहाँ पे हाई इनकम वाले जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनके माँ बाप की हाई इनकम है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 30% लो इनकम है वो यहाँ पर अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, और यहाँ पर कहाँ कहाँ भेज देते हैं आप देखोगे, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स वगैरह हो गए वहाँ पे भेज देते हैं। उसके बाद देखोगे हाउएवर अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन के रिगार्डिंग, प्री स्कूल एजिंग के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे जो प्री स्कूल होता है बच्चे का वो वहाँ पर करा जाए, क्योंकि वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एज होती है बच्चे की बेसिक के लिए। ठीक है, तो वंस अवेयरनेस और एस्पायरेशंस हैव बीन बिल्ट, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो लो इनकम पेरेंट्स रहेंगे एजुकेशनल टूल्स के साथ हम लोगों को उन्हें सपोर्ट करना है, ठीक है, टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे उनके पेरेंट्स को कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, उन्हें अवेयरनेस फैलाएंगे इस चीज़ के बारे में, तो क्या होगा, उनके बच्चों को भी वो उस चीज़ों को सपोर्ट करेगी, उनके बच्चों को भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। अभी आप देखोगे जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कंसंट्रेशन कर पाते हैं हद से हद 5 से 15 मिनट, तो यहाँ पे नेसेसरी बन जाता है कि यहाँ पर पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को अच्छी जगह पर डाला जाए और उसकी नर्चरिंग के ऊपर अच्छा तरीके से ध्यान दिया जाए। अब मेजरमेंट की बात करें, जो मेजरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैकेनिज्म हो सकता है। जो चाइल्ड्स की प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड थ्रू द रिगोरस असेसमेंट एंड थ्रू विजुअल लर्निंग जर्नीज, यानी कि जो चाइल्ड की ग्रोथ होती है, यानी किसी बच्चे की ग्रोथ होगी वो उसके जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी लर्निंग्स भी चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है, लर्निंग भी चेंज होती रहेगी, तो जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी लर्निंग वगैरह से हम लोग ग्रोथ वगैरह उसकी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे शेयरिंग रिजल्ट्स विद पेरेंट्स, डेवलपिंग प्लान्स इन पार्टनरशिप विद देम, ये सब इंश्योर करते हैं जो यहाँ पर कोई भी चाइल्ड है ये इस सारी चीज़ों से पीछे ना हटे, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएं। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, पहले पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम यहाँ पर चिल्ड्रन को सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज द आर्टिकल। उसके बाद चलते हैं आगे पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर नेक्स्ट बॉडी आती है हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सबको पता होगा इसके बारे में, चलो वी विल डिस्कस अबाउट इट। और टेलीग्राम पर इसके बारे में है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। तो यहाँ पे देखो ये एक स्टेट एजेंसी है जो कि स्टेब्लिश करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो टेरर है इंडिया में, आतंक है, उससे लड़ा जा सके, ठीक है, और उससे लड़ने के लिए बॉडी बनाई गई। और बॉडी कब आई थी, बॉडी आई थी आपको याद होगा 2008 में मुंबई में ताज होटल पे अटैक हुआ था, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद इस बॉडी को लाया गया। आप देखोगे इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। एनआईए की ब्रांचेस भी हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, यहाँ पे इसके सारे हेडक्वार्टर्स हैं और अपनी एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बना के चलती है। फॉर्म कब हुई है, 2009 में ये बॉडी हमारी फॉर्म हुई थी। ओके, वी हैव कवर्ड अबाउट एनआईए। नाउ जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा एनजीटी। एनजीटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसके बारे में भी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। ये भी बॉडी हमारी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये जो बॉडी हमारी जीएस पेपर 2 और 3 में आती है, कंजर्वेशन ट्रिब्यूनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज की यूपीएससी की तरफ से गिवन टॉपिक्स हैं। और ये हमारा करंट अफेयर टॉपिक क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि सेटअप करी गई है अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, एक एक्ट के अंडर में इसको सेटअप करा गया है। इसका काम ये है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको ध्यान देके चलना। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो एस्टेब्लिश हुई हमारी एनजीटी इंडिया में, ये थर्ड कंट्री थी इंडिया पूरे वर्ल्ड में जिसने ऐसी बॉडी को एस्टेब्लिश किया था आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उसके बाद जो एनजीटी है
वो मैंडेट करती है यहाँ पर जो अपील वगैरह होगी वो फाइल अप करी जाएगी विद इन 6 मंथ्स। उसके बाद जो एनजीटी है उसकी सेटिंग्स 5 जगह होती हैं। सबसे मेनली हेडक्वार्टर उसका न्यू दिल्ली में है, और जो ब्रांचेस हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में उसके जो है ब्रांचेस हैं। तो वी हैव कवर्ड अबाउट एनजीटी। नाउ चलते हैं आगे। एनजीटी के बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है इंडिया और चाइना के बीच में 5th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हुई है, तो उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। जो मोल्दो है, मोल्दो में वहां पर ये बातें जो है टॉक्स हुई हैं। उसके बाद ये वाला आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था। जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं बताया गया है। कौन सी लैंग्वेज है? वो मैंडरिन लैंग्वेज है। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं। जो चाइनीज लैंग्वेज कोर्सेज हैं ये सब अंडर रिव्यू में है, हो सकता है ये सब भी बंद कर दिए जाएं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। पेज नंबर हम 10 पर, इस पे भी कोई आर्टिकल नहीं है, और यहाँ पर हमने, मुझे लगता है हमने जो है न्यूज़पेपर को कवर कर लिया है। जी हाँ, पूरा न्यूज़पेपर हम लोगों ने कवर कर लिया। तो गाइज यहाँ पर हमने न्यूज़पेपर को पूरा पूरा एंड हो गया है। आप जाकर जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, एक छोटा सा क्लिक करके आप सपोर्ट दिखा सकते हैं चैनल को। ऐसे ही डेली द हिंदू एनालिसिस के लिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।